अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये खौफनाक सच्ची कहानी मुझे भेजी है मोहम्मद अयूब ने मियाँ वाली से। वो कहते हैं ये कहानी हमारे जानने वाले थे मुश्ताक साहब। उन्होंने अपनी जिंदगी का यह सच्चा इंतहाई खौफनाक वाकया हमें सुनाया था। काफी बुजुर्ग आदमी थे, नेक आदमी थे, और हम अक्सर उनकी महफिल में जब बैठते तो बहुत कुछ जिंदगी का उनसे सीखने को मिलता। इसी तरह एक दिन फरमाइश कर से उनसे यही पूछा था, क्या आप स्टेशन मास्टर रहे रेलवे पे, क्या कभी कोई ऐसा वाकया भी पेश आया जो आप जिंदगी भर भुला ना सके हो? तो तब वो कुछ देर सोचों में गुम रहे और उसके बाद बोले हां। और उसी एक वाकये ने मेरी पूरी जिंदगी को ना सिर्फ हिला के रख दिया बल्कि मैं भी बदल गया। वो बताते हैं कि उन दोनों की बात है कि जब अगर कोई 10वीं क्लास पढ़ लेता था तो वो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग होते उनमें सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ समझा जाता और उसको बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती थी। तो मुश्ताक साहब भी उन लोगों में से थे जिन्होंने मैट्रिक पास कर लिया था। उनकी ख्वाहिश थी वो फौज में भर्ती हों, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था और यूं उनको रेलवे के अंदर मुलाजमत मिल गई। मुश्ताक साहब कहते हैं कि मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 20 साल होगी। खुश भी था कि फौरी ही नौकरी मिल गई है, लेकिन मुझे जो स्टेशन मिला था वो एक दूर दराज के गांव का स्टेशन था और स्टेशन मास्टर रिटायर हो चुका था। उसकी जगह पे आरजी एक बंदा वहां पे ड्यूटी दे रहा था। और जब मुझे वहां पे भेजा गया, मैं उस स्टेशन पे पहुंचा तो ये देख के हैरान रह गया कि ये स्टेशन गांव से 4 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा गांव है, वो भी स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है। और इस स्टेशन पे टोटल सारे दिन और रात में 3 गाड़ियां आकर रुकती थी। और जब वो अपना सारा जो वहां पे आर्जी तौर पे संभाले हुए था वो सारा मेरे हवाले करते हुए मुझसे बोला कि भाई यहां पे नौकरी करना तो हिम्मत की बात होगी, यहां पे तो ना बंदा ना बंदे की जात होती है, सिर्फ 3 ट्रेनें आके रुकती हैं और उसमें से भी कोई इक्का दुक्का मुसाफिर आके उतरते हैं। अब मैंने उसी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड पे क्वार्टर बने हुए थे, जिसमें से एक क्वार्टर मुझे दे दिया गया था। बाकी कुछ क्वार्टर और भी थे जो वीरान पड़े हुए थे। ये वो दौर था जब बहुत ज्यादा मुलाजिम नहीं होते थे। गांव का दूर दराज का एक रेलवे स्टेशन जिसपे सिर्फ एक ही शख्स हमेशा स्टेशन मास्टर रहा। जब वो रिटायर हो गया उसके तौर पे जो आरजी आया वो भी एक ही था। अब उसके बाद जब मैं आया था तो मैं अकेला ही स्टेशन मास्टर था। मैंने लोगों को टिकटें भी देनी थी, यहां तक के चलते हुए उस फाटक को भी बंद करना था जहां पे एक कच्ची सी सड़क गुजरती थी। वैसे तो वो सड़क सुनसान रहती थी, लेकिन उसके बावजूद मेरी जिम्मेदारियों में यह भी शामिल था कि उस गेट को जाके बंद करना ताकि ट्रेन आसानी से गुजर सके। रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द बहुत सारी जमीनें आबाद थी, कुछ बंजर भी थीं। वहीं पे जो गांव के लोग अपने खेतों में काम करते तो रोज उनके साथ मेरी दुआ सलाम होती। अकलौता शख्स होने की वजह से जब मुझे टाइम मिलता तो मैं गांव भी चला जाता, जरूरियात जिंदगी की चीजें भी लेके आता। यूं लोगों के साथ बहुत मिलना मिलाना भी हो गया था, क्योंकि मैं इस रेलवे स्टेशन का अकलौता स्टेशन मास्टर था, पहला जा चुका था। सब लोग मुझे बहुत जानते थे, इज्जत करते थे। जब मैंने वहां पे ज्वाइनिंग दी तो एक बात कि फौज में तो नहीं जा सका, लेकिन चलो खुशी है सरकारी नौकरी मिल गई है, लेकिन यहां पे अकेला रहना कितना मुश्किल होगा।
उस क्वार्टर में जब मैं सोने लगा पहली रात, तो मुझे नींद नहीं आई। शायद जिंदगी की ये पहली ऐसी रात थी जो दूर दराज की एक ऐसी जगह पे मैं सो रहा था, ना बंदा ना बंदे की जात। 2-3 क्वार्टर जो साथ बने हुए थे वो भी बिल्कुल खाली थे। जब आप ऐसी जगह पे रात को लेटते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। यूं समझिए पहली रात तो मुझे नींद ही ना आई। ये पता नहीं कैसी जगह पे आ गया हूं, यहां पे तो बंदा ही नहीं है। और ट्रेनों का भी क्या सिस्टम था कि एक सिग्नल होता था कि क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सिग्नल ट्रेन देख लेती थी। फाटक में बंद कर चुका होता था, ट्रेन आके रुकती भी स्टेशन पे तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, क्योंकि मुसाफिर कभी भी ज्यादा नहीं होते थे। 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती और वहां से दोबारा एक ऊंची सी आवाज निकालती कि मुसाफिर जो नीचे उतर गए हैं कुछ लम्हों के लिए वापस बैठ जाएं। वो मुसाफिर वापस ट्रेन में बैठते और ट्रेन उनको लेके छकचक 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 करती हुई वहां से चली जाती। काम तो बहुत आसान था और ट्रेनें भी जो 3 आती थी आखिरी एक रात को 11 बजे आती थी और उसको गुजारने के बाद फिर मैं सुकून से सो जाता और बाकी 2 दिन के टाइम पे आती थी। नौकरी तो मुझे अच्छी लगी थी, टाइम भी इसमें मेरे पास बहुत था, तो यूं गांव आना जाना, लोगों से मिलना, सिवाय इसके कि रात को सोते हुए मुझे एक डर सा लगता था। मैं नमाजें तो पढ़ता था लेकिन बाकायदगी से नहीं पढ़ता था। किसी अल्लाह वाले ने स्टेशन के बिल्कुल साथ ही एक छोटी सी मस्जिद भी बना दी थी। मुसाफिर भी वहां पे नमाज पढ़ते और कभी कभी मैं भी वहां पे नमाज पढ़ता था। रोजाना कभी 1 कभी 2 नमाजें मैं पढ़ ही लेता था। ऐसी ही एक शाम ट्रेन आई, मैंने कांटा नीचे किया। यानी सारे काम जो एक फाटक के लिए अलग से आजकल एक बंदा होता है ट्रेन पे इंडिया पाकिस्तान में, और स्टेशन मास्टर जिसने टिकटें देनी होती है वो अलग से होता है। उसके बाद उनके ट्रेनों को चेंज करने के लिए लीवर शीवर खींचने होते हैं, उसके लिए अलग से बंदा होता है। ये सारे काम मुश्ताक साहब ही कर रहे थे। तो दिन की 2 ट्रेनें गुजर चुकी थी और मैं अब इंतजार में था। रात हो, रात को 11 बजे वाली ट्रेन आए, मैं उसको वहां से क्लियरेंस दूं, वो वहां से गुजर जाए और उसके बाद फिर मैं सोने के लिए चला जाऊं। मैं चलता वो दौर था जब बिजली नहीं होती थी, लालटेन इस्तेमाल होते थे। स्टेशन पे भी लालटेन जलते होते थे। जब रात होती थी मैं लालटेन जला देता था। ये किस तरह के लालटेन होते थे? रेलवे स्टेशन के ऊपर जो फिक्स होते थे और उनके अंदर पट्टी का तेल डाल के लालटेन की तरह उसको जलाना होता था। आज भी पाकिस्तान या इंडिया के इंडिया का तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान के कोई पुराने रेलवे स्टेशन पे जाएं, बहुत पुराने जो बंद पड़े हैं, वहां पे आज भी वो लालटेन नुमा लाइटें आज भी लगी हुई हैं। अब ट्रेन के आने का वक्त हुआ जाता था, मैंने लालटेन हाथ में पकड़ा और चलते हुए उसी फाटक की तरफ गया जहां पे दरमियान में रेल की पटड़ी थी, रेल का ट्रैक था और लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों लोहे के बड़े बड़े गेट थे जो मैंने रात के उस टाइम बंद करने थे। पता भी था कि रात के इस पहर यहां इस कच्ची सड़क से किसी ने भी नहीं गुजरना। वहां पे तो दिन को भी कभी कभी इक्का दुक्का कोई गुजर जाता था, रात को तो सवाल ही नहीं पैदा था। लेकिन क्योंकि मेरी ड्यूटी में शामिल था इसलिए जाके मैंने उन दोनों गेट को बंद किया और ट्रेन के लिए जो एक सिग्नल होता था कि क्लियर है, ट्रेन रुक भी सकती है, ट्रेन जा भी सकती है, वो मैंने सिग्नल दे दिया। पहले सिग्नल दिया क्लियरेंस का और उसके बाद उनके होते हैं लीवर वगैरह या ऊपर कोई होते हैं, बत्तियां लगी होती हैं रेड और ग्रीन, वो ड्राइवर दूर से देख लेते हैं। मैंने पहले लाइट वो अपनी ग्रीन वाली गिरा दी कि सब कुछ क्लियर है, ट्रैक क्लियर है, कोई मुरम्मत नहीं हो रही, कोई मसला नहीं, कोई हादसा नहीं, और गेट बंद करने चला गया। वो फाटक के इर्द गिर्द बने हुए दोनों गेट को मैंने बंद किया और चलता हुआ स्टेशन पे आया। स्टेशन की तरफ जाने लगा कि अब बस ट्रेन आने ही लगी है और स्टेशन पे आके रुकेगी। तो दूर से मुझे ट्रेन की लाइट्स नजर आई। जहां बिजली का दौर नहीं था, लालटेन जलते थे, वहीं पे जब ट्रेन दूर से आती थी तो उसके आगे लगी हुई हैवी किस्म की लाइटें जब जलती थी तो दूर से ही पता लग जाता था। जब मैं गेट बंद करके स्टेशन की तरफ जा रहा था तो ट्रेन आती हुई दिखाई दी। मैं चलता चलता स्टेशन के करीब ही पहुंचा, लेकिन इस बात पे हैरान रह गया कि ट्रेन स्टेशन से काफी दूर पहले, यानी स्टेशन पे आके उसने रुकना था। अगर कोई मुसाफिर उतरता, नहीं तो ट्रेन ने 1-2 मिनट बाद चले जाना था। ट्रेन स्टेशन से पहले, काफी दूर
रुक चुकी थी। और मैं इस बात पे हैरान था कि ट्रेन इतनी दूर क्यों रुक गई है। यकीनन कोई ना कोई मसला हो गया था, वरना ट्रेन इतनी दूर नहीं रुकती थी। मैं फौरी तौर पे उसी तरफ जाना शुरू हो गया जहां पे ट्रेन रुक रही थी। मैं चलता हुआ जब वहां पे पहुंचा और ट्रेन के बिल्कुल करीब पहुंचा तो वहां पे वाकई एक भयानक मंजर मेरा मुंतजिर था। मेरी जिंदगी का एक ऐसा मंजर जिसको इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। एक इंसान का वजूद कट चुका था। रेल की उस पटड़ी पे, रेल के उस ट्रैक पे वो शख्स जो भी था, उसने लेट के क्या किया था, गिरा था, खुदकुशी की थी, मैं नहीं जानता था, लेकिन उसका ऊपर वाला धड़ पटड़ी के दरमियान में पड़ा था और उसकी टांगें कट के दूसरी तरफ पड़ी थी। उसके पूरे वजूद को ट्रेन ने काट दिया था। दो हिस्से हो गए थे वजूद के। नीचे वाला धड़ अलग था, ऊपर वाला धड़ अलग हो गया था। वो मर चुका था और ट्रेन शायद इसीलिए रुक गई थी। ड्राइवर नीचे उतरा और मैं भी भागता हुआ इतनी देर में करीब पहुंच गया। मंजर उसको मैं ट्रेन की लाइटों में देख चुका था और जब मैं गया मैंने फौरन ड्राइवर से पूछा कि ये क्या हुआ है। तो ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और समझ गया मैं स्टेशन मास्टर हूं, तो कहा मैं खुद नहीं जानता ये क्या हुआ है। और इतनी देर में बाकी लोग भी नीचे उतरना शुरू हो गए कि ट्रेन इतनी दूर क्यों रुक गई है, क्या हुआ है। लोग भी जमा होना शुरू हो गए और जो जो नीचे आता जा रहा था, एक भयानक मंजर को देख के उसके दिल को कुछ हो रहा था। औरतों के मुंह से तो चीखें तक निकल गईं और कुछ लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला माफ करे। पता नहीं किसका लाल था जो इस अंदाज में दुनिया से चला गया। तब स्टेशन मास्टर की हैसियत से मैंने उससे पूछा कि क्या आपको यह नजर नहीं आया। तो ड्राइवर बोला बिल्कुल भी नहीं। जब मैं ट्रेन को चलाता हुआ आ रहा था तो ये कहां था मुझे नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची ये छुपा हुआ था, ये भाग के आगे आ गया। मैं इसको नहीं देख सका। और आपको पता है ट्रेन के अंदर ऐसी ब्रेक तो होती नहीं कि एकदम से ब्रेक लगाई और ट्रेन रुक जाए। ट्रेन तो रुकते रुकते बड़ा टाइम लेती है और इतनी देर में इसकी जान जा चुकी थी। अब जब और लोग भी दूसरों को बता रहे थे हादसा हो गया, एक बंदे ने खुदकुशी की है, उसका जिस्म कटा पड़ा है, कुछ लोग औरतें और लोग आके देखना शुरू हो गए थे। मैंने उनसे कहा अंदर पुलिस वाले भी होते हैं ट्रेन के अंदर, तो आप उनमें से एक पुलिस वाला मुझे दे दीजिए ताकि वो रात को मेरे साथ यहां पे रुक जाए। कुछ लोग जो बुजुर्ग थे जो नीचे उतर आए थे वो बोले भाई बात खड़े खड़े बातें करते रहोगे या इसको कोई कफन भी पहनाएगा। किसी ने चादर अपनी दे दी तो वो चादर उठा के कुछ लोग और आगे बढ़े, उन्होंने मैंने भी साथ मिलके उसकी टांगों को घसीट के एक साइड पे रखा और उसके धड़ को उठा के उसकी टांगों के साथ ही जोड़ के रख दिया। इस तरह जब वो जिंदा था और उसका वजूद इस तरह जुड़ा हुआ था, अब वो कटा हुआ था, हमने उस अंदाज में उस मुर्दा वजूद को इकट्ठा रख के एक चादर उसके ऊपर डाल दी, मैयत के ऊपर, मुर्दा शख्स के ऊपर। और जिस बुजुर्ग ने कहा था कि उठा के इसको कम से कम साइड पे तो करो, वही बोले इसकी मगफरत के लिए दुआ भी करो। खुदा जाने कौन सी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी तकलीफ थी जो इसकी सोच से, बर्दाश्त से बाहर हो गई थी और इस खुदा की मखलूक ने अपनी जान को गंवा दिया। कोई भी अपनी जवान को इस तरह नहीं गंवाता जब तक कि उसकी बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। औरतों से बोले बच्चों आप लोग ऊपर जाओ। और तभी मैंने ड्राइवर से कहा मुझे पुलिस वाला दे दीजिए ताकि मेरे साथ रुक जाए, क्योंकि अब उसी स्टेशन पे मैं ही स्टेशन मास्टर था, तो मेरा फर्ज था कि मैंने इस लाश के साथ रात को वहीं पे रुकना था जब तक उसका कोई वली वारिस ना आ जाता। मैंने उसके चेहरे को बहुत पहचानने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके चेहरे को पहचान ना पाया। अमूमन गांव के जितने भी लोग थे सबको मैं कहीं ना कहीं जानता जरूर था, लेकिन मुझे ये लग रहा था जैसे किसी का मेहमान आया हो या दूर दराज का हो। कम से कम एक छोटा सा तो गांव था, इस गांव का, इस उम्र का, इस चेहरे का कोई बंदा नहीं था। मुझे इतना अंदाजा हो गया ये इस गांव का नहीं है। और बुजुर्गों ने कहा हुआ था कि जब भी कोई मर जाए
उसके वजूद को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना, एक बंदे को साथ रुकना है। अब इस पूरे स्टेशन पे तो मैं अकेला बंदा था, मेरे साथ कौन रुकता? मैंने ड्राइवर से कहा तुम्हारे पास 2 पुलिस वाले हैं, एक मुझे दे दो, कम से कम वो यहां रुक जाएगा और मैं गांव जाके गांव वालों को इतला दे के आता हूं, पूछ के आता हूं भाई किसी का प्यारा मर गया है, आगे देखो कौन है कौन नहीं। तो ड्राइवर बोला आपकी बात बजा है, मसला ये है कि इस ट्रेन ने आगे जहां जहां से गुजरना है वहां पे ऑलरेडी वीरानी है, रास्ते में भी कोई मसले मसाइल आ सकते हैं। अगर ये बंदा हम आपको एक दे के चले जाएं और आगे कोई मसला आ जाए तो ये फिर मेरे ऊपर बात आ जाएगी कि मैंने बंदा वहां पे क्यों छोड़ा। मैं अपने ट्रेन के किसी भी पुलिस वाले को इस तरह छोड़ नहीं सकता किसी के पास। आपकी मजबूरी बरहक है, बजा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी यह है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी। और बात तो वो ठीक कर रहा था, लेकिन एक इमरजेंसी थी, तो मैंने कहा चलें इतना वक्त ही दे दीजिए कि मैं जाके कोई रुके, मैं जाके लेके तो आऊं इस मैयत को। मैं कैसे यहां पे इस वक्त अकेला छोड़ूं और उसके बाद मैं गांव जाऊं, कोई इतनी देर के लिए रुक जाए। तो ड्राइवर बहुत ही अदब से बोला हम माजरत ख्वाह हैं, हमें 2 मिनट से ज़्यादा रुकने की इजाज़त नहीं है, पहले ही टाइम लेट हो चुका है और आप जब तक गाँव पैदल जाएंगे और वापस आएंगे। कितना दूर है गांव? हमने कहा जी 4 किलोमीटर। उन्होंने कहा 8 किलोमीटर का फासला तय करके आना जाना, किसी को बुला के लाना, ट्रेन इतनी देर नहीं रुक सकती, हम माजरत खां हैं। अब आप इस मजबूरी में इसको संभालिए, आप कैसे संभाल सकते हैं। वो ये कह के ड्राइवर ट्रेन के अंदर चला गया, लोग भी वापस बैठना शुरू हो गए और यूं ट्रेन ने सीटी बजाई कि बैठ जाओ, चलने लगे हैं, और ट्रेन छकाचक करती हुई वहां से चली गई। अब उस जगह पे अकेला एक मैं था और एक मुर्दा वजूद, जिसका कटा हुआ जिस्म ऊपर नीचे इस अंदाज में रख दिया गया था जैसे बज़ाहिर जोड़ दिया गया हो, लेकिन कैसे जुड़ सकता था? वजूद के अंदर तो रूह ही नहीं थी, कटा हुआ वजूद ऐसे रखा हुआ था, चादर ऊपर पड़ी हुई थी और लालटेन की रोशनी जो बिल्कुल दरमियान में रखा हुआ था। हम दोनों आमने सामने बैठे थे, मैयत और मैं, और बीच में लालटेन। मेरे जिस्म ने एक झुरझुरी ली, ट्रेन जा चुकी थी और रात के इस पहर तो कोई भी नहीं आ सकता था गांव का शख्स, क्योंकि मैं जानता था इस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शाम होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे, 6 बजे तक 7 बजे तक खाना खा के वो सो भी चुके होते थे। और अगर इर्द गिर्द जो जमीनें मौजूद थीं, उन जमीनों में काम करने वाले लोग भी सुबह आते थे। वहीं पे एक कमरा भी रास्ते में बना हुआ था, जितनी जहां पे मैं बैठा था। अब स्टेशन काफी दूर था यहां से, वहीं पे काफी आगे जाके दरमियान में एक राइट साइड पे कमरा भी बना हुआ था। ईंटों से तो बनाया गया था, लेकिन उसकी छत बिल्कुल कच्ची थी। ये गांव वालों ने अपने लिए एक छोटा सा कमरा इस तरह का बना रखा था, जिसमें एक चारपाई भी पड़ी होती थी कि जब वो जमीनों को पानी वगैरह लगाते थे या कभी लेट सवेर हो जाए, देर सवेर हो जाए, तो वो उसी के अंदर सो जाते थे। दरवाजा भी लगा हुआ था, उसकी खिड़की भी थी, छत भी थी, पूरा एक छोटा सा लेकिन एक कमरा था, पक्का सा। छत उसकी हमेशा कच्ची बनाई जाती है, लेप दे के बनाई जाती है। मैंने कहा क्या आज उस कमरे में कोई होगा, देख के आऊं? फिर मेरे जहन में एक वही बात आई जो बुजुर्गों ने कही थी, जब भी कोई मर जाए उस मुर्दा वजूद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बेशक एक ही इंसान क्यों ना हो जो उसके पास बैठे। और अब इस वजूद को, जो मुर्दा वजूद था, एक लाश थी, मैं छोड़ के उस कमरे में भी देखने के लिए जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा था अगर कोई मर जाए और उसका जिस्म मुर्दा हो और उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो जिन भूत जिन्नात जो हैं, वो मखलूक जो है उस पे, उस जिस्म पे कब्जा कर लेती है और उनको पता लग जाता है कि ये जो मुर्दा है ये अकेला पड़ा हुआ है, पास कोई नहीं है, तो उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो अब मजबूरी थी कि उस मुर्दा वजूद को मैं अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। क्या करूं? मेरे कंधे पे जो एक कपड़ा था, अमूमन गांव के लोग रखते हैं पसीना वगैरह भूजने के, साफ करने के लिए, मैंने उस कपड़े को जमीन पे बिछाया और उस ट्रैक के साथ ही बैठ गया। मेरे वजूद के अंदर एक अजीब सी सरसराहट थी, एक कपकपाहट थी, एक मुर्दा वजूद में एक नौजवान था। जिंदगी में कभी इस तरह का वाकया पहले मेरे साथ नहीं हुआ था। एक नौजवान की लाश मेरे साथ रखी थी और मैं अकेला उसके साथ बैठा हुआ था।
मैं भी उन्हीं लोगों में से शामिल था जो अपने ड्यूटी ख़त्म करते ही फ़ौरन सो जाते थे। गांव के लोग 7 बजे सो जाते थे और मैं 11 बजे की ट्रेन जैसे ही गुजर जाती थी तो इतनी बेचैन होता था नींद के लिए कि मुझे भी सुबह सुबह उठना होता था। मुझे फ़ौरन नींद आनी शुरू हो जाती थी और अभी इस लाश के पास बैठे हुए भी मेरा जिस्म थका हुआ था। खौफ था, वरना मैं अभी यहीं पे सो चुका होता। लेकिन कहते हैं ना, नींद तो कांटों पे भी आ जाती है। अब मुझे जागना था सुबह तक, इस मैयत को अकेला नहीं छोड़ना था। और मैं बैठा रहा कि बैठे बैठे ऐसे कमर ही सीधी कर लूं। मैं ऐसे लेट ही किया कि सोऊंगा नहीं, जागता रहूंगा। मैं ऐसे सो ही गया, लेकिन आंखें मेरी खुली हुई थी। लेकिन उसी लम्हे, हब्स की रात थी, एक गर्मियों की रात थी, उसी लम्हे हवा का झोंका आया, ठंडी हवा का झोंका। ये जो ठंडी हवा का झोंका होता है, आप अगर अपनी कमर को नीचे जमीन पे सीधा करें, सिर्फ लेटने की देर है, एक ठंडा झोंका आए तो आपको नींद आ जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैंने नीचे अपने कमर को सीधा किया, आंखें बंद क्या हुई कि मैं सो गया। मैं कितनी देर सोया था मुझे ये नहीं पता कि उसी लम्हे मेरे कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई जानवर हड्डियों को चबाता है, हड्डियों को खा रहा होता है, तो क्रिच क्रिच की एक आवाज़ आती है। तो ऐसी एक क्रिच क्रिच की आवाज़ आई तो एकदम से मैं डर गया, आंखें खुली और मैंने एकदम से उठ के देखा कि कौन जानवर आ गया है। शायद इर्द गिर्द का कोई जानवर मुर्दा वजूद को देख के खाने के लिए आ गया था। और जैसे ही मैं उठा, उठ के फौरी तौर पर लालटेन वहीं पर जल रहा था। मैंने देखा मैयत अपनी जगह पे सो रही है, कपड़ा उसके ऊपर पड़ा हुआ है, इधर उधर कोई भी जानवर नहीं है। मैंने कहा शायद मेरा वहम है, मेरा खौफ है। मैं कुछ देर बैठा रहा और फिर से लेट गया, क्योंकि शदीद नींद आ रही थी, हवा चल रही थी कि दोबारा लेटते ही आंख लग गई। मैं दोबारा कितनी देर सोया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंख उस आवाज से खुली जो दोबारा उसी तरह की आवाज थी, जानवर जैसे किसी हड्डियों को खाते हुए क्रिच क्रिच की आवाजें निकाल रहा हो। और जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं एकदम से फिर से उठ के बैठ गया कि इस दफ़ा तो आवाज़ पहले से भी बहुत ज़्यादा थी। और इसी लम्हे जब मैं उठ के एकदम मैयत की तरफ देखा तो मैं ये देख के हैरान रह गया। मैयत की टांगें, उस लाश की टांगें अपनी जगह पे मौजूद थीं, लेकिन उसका ऊपर वाला धड़ जिसको हमने ऊपर नीचे रखा था, वो धड़ थोड़ी दूर जा चुका था, तकरीबन 2 से 3 फुट दूर जा चुका था। मैं एकदम से हड़बड़ा के उठ बैठा, आंखें मलना शुरू हो गया। कहीं ख्वाब देख रहा हूं, कहीं वहम है या क्या हुआ है, लेकिन यह हकीकत थी। उस लाश का ऊपर वाला हिस्सा दूर पड़ा था। इसका मतलब है कोई जानवर आया है, उस जानवर ने उसको घसीटने की कोशिश की है। मैं इधर उधर देखना शुरू हो गया, कोई भी जानवर मौजूद नहीं था। मैंने जानवर के हड्डियां खाने, क्रिच क्रिच की आवाज जरूर सुनी थी, लेकिन यहां पे तो कोई भी जानवर नहीं था। मैं हड़बड़ा के उठ के तो बैठ गया और परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है। मैं इधर उधर देख रहा था कि एकदम से मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा, जैसे मेरे पीछे कोई मौजूद है। मैंने जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो उसी लम्हे मुझे आवाज आई, जिस जगह पे उस मैयत, उस लाश का ऊपर वाला धड़ पड़ा है, उस जगह से कोई आवाज आई है। मैं एकदम तेजी से घूमा तो मैंने देखा जमीन पे पड़ा हुआ जो ऊपर वाला उस लाश का धड़ था, उसकी आंखें खुल चुकी थी। और ना ही सिर्फ आंखें खुल गई थीं, बल्कि आंखें लाल सुर्ख थीं। उसने आंखें खोल रखी थीं और लाल सुर्ख उसकी आंखें थीं। जब वो मरा था तो उसकी आंखें बंद थीं। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। अभी देखते हुए दिल की धड़कन तेज हुई थी, जिस्म के अंदर कपकपाहट आई थी कि ये क्या मंजर है। कि उसी लम्हे मैंने देखा कि उसने अपने दोनों बाजू हिलाए, और जैसे ही उसने अपने बाजू हिलाए तो उसने अपने बाजू ऐसे जमीन पे टच किए और बाजू का सहारा लेके वो एकदम से उसका ऊपर वाला धड़ उठकर बैठ गया। और जैसे ही मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल सुर्ख और उसका वजूद उठ के बैठ गया है तो मेरी जान निकलने वाली हो गई। मैं मरने वाला हो गया कि या खुदाया, ये क्या माजरा है, ये कैसे उठ के बैठ गया है। और बस एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, भाग मुश्ताक, यहां से भाग। और वही रेलवे स्टेशन के साथ बना हुआ जो मस्जिद है छोटी सी, वही एक पनाह गाह है जो तुझे बचा सकती है, क्योंकि ये उठ चुका है। अब ये तेरा वहम नहीं, कोई ख्वाब नहीं, भाग यहां से। मैं एकदम से उठा और उस चांदनी रात में
लालटेन वहीं पे फेंका, उस चांदनी रात ने मैंने भागना शुरू कर दिया। अब मैं काफ़ी दूर था उस रेलवे स्टेशन के साथ बनी हुई मस्जिद से, लेकिन मैं तेज़ी से भागता हुआ जब जा रहा था तो भागते भागते खौफजदा होकर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये देख के हैरान रह गया कि वही वजूद जो उठ के बैठा था हवा में उड़ता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। उसके और मेरे बीच में थोड़ा सा फासला था, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे उड़ता हुआ आ रहा था। मेरी और जान निकल गई। मुझे लगा कि बस अब ये मेरे करीब पहुंचा कि उसी लम्हे मेरी निगाह रेलवे स्टेशन उस रेलवे के ट्रैक के साथ बनी हुई वो जो कमरा था जहां मैं पहले बैठा सोच रहा था कि उस कमरे में जाके देखाऊं कोई सोया तो नहीं है। अक्सर वहां पे कोई ना कोई सो जाता था, तो वही कमरा मुझे नजर आया। तो मेरे दिल में ख्याल भी आया कि बचत होगी, कोई सोया हुआ होगा तो चलो कम से कम 2 इंसान हो जाएंगे और कमरा भी बचने के लिए है। मस्जिद तक पहुंचना तो अभी बहुत दूर है। तो मैं भागता हुआ उसी कमरे की तरफ जाना शुरू हो गया और जैसे ही उस कमरे के अंदर मैं दाखिल हुआ धड़म से मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मैंने देखा वो लाश का उड़ता हुआ ऊपर वाला धड़ भी दरवाजे के बाहर आ चुका था। दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन जगह जगह उस पे सुराख थे, मैं उसको देख सकता था। जब मैं घुप अंधेरे कमरे के अंदर में खड़ा हुआ तो उसके अंदर रोशनी आ रही थी। कहां से आ रही थी मैं नहीं जानता, लेकिन रोशनी आ रही थी। दरवाजे की उस साइड पे खड़े हुए मैंने उस उड़ती हुई लाश को देखा जिसका ऊपर वाला वजूद दरवाजे के बाहर मौजूद था और वो दरवाजे को खटखटा रहा था। ठक 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 ठक, मुसलसल वो दरवाजा खटखटा रही थी लाश। और मैं हाँप रहा था, कांप रहा था, उसको देख रहा था। उसके हाथों के नाखून भी अब मुझे नजर आ रहे थे जो बढ़ चुके थे, जो मेरे दिल को और दहला रहे थे। जब वो मरा पड़ा था, जिस वक्त उसको मैं पहचान रहा था, उस वक्त उसके हाथों के नाखून बिल्कुल छोटे थे। इस वक्त उसके हाथों के नाखून भी बड़े हो गए थे और वो दरवाजे को खटखटाए जा रहा था। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं खड़ा रहा। दरवाजे की कुंडी मौजूद थी जो मैं अंदर से कुंडी लगा चुका था और मैं डर रहा था कि ये भूत है इसके अंदर। मर्दा इंसान तो मर चुका है, इसका मतलब है किसी भूत ने इसके जिस्म पे कब्जा कर रखा है। भूत बहुत ताकतवर होते हैं, ये दरवाज़ा तोड़ देगा, यह भी दरवाज़ा तोड़ देगा। और मैं क्या करूं या खुदाया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ ना आए। और वो दरवाज़ा मुसलसल खटखटाता जा रहा, लेकिन अभी तक उसने तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। मैं हाँफता रहा। बहुत तेज भागता हुआ आया था, मुझे सांस चढ़ी हुई थी, मेरी सांस बहाल हुई। वो अभी तक खटखटाए जा रहा था कि एकदम से दिमाग ने थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया। अभी तक तो दिमाग माऊफ था, अभी तक तो खौफ में दिमाग उलझा हुआ था कि एकदम से दिमाग ने कहा कमरे के अंदर रोशनी आ रही है, ये कहां से आ रही है? वरना तो घुप अंधेरा होना चाहिए था। मैंने एकदम मुड़ के देखा तो मुझे याद आया पीछे बैक साइड पे उसकी एक खिड़की है जो खुली हुई थी और उसी खिड़की के रास्ते बाहर चांदनी कमरे में आ रही थी, जिसकी वजह से रोशनी हो गई थी। और जैसे ये एहसास हुआ, क्योंकि मैं कमरे में दाखिल होते ही पहले देख चुका था, चारपाई खाली थी, वहां पे कोई भी नहीं था। मेरी उम्मीद उसी वक्त दम तोड़ गई थी कि वहां पे कोई शख्स नहीं सोया हुआ। अमूमन जहां उस जगह पे कभी ना कभी कोई सोया होता था, आज वो चारपाई खाली थी। और खिड़की की तरफ जैसे मेरा ध्यान गया तो मैं फौरी भागा खिड़की बंद करने के लिए। उसके 2 पट थे खिड़की के, और जैसे ही मैंने हाथ रखा बंद करने के लिए तो उसी लम्हे वो उड़ती हुई लाश सामने आ गई, बिल्कुल उसी खिड़की के सामने। जैसे उसको पता लग गया था कि मैं खिड़की बंद करने जा रहा हूं, और जैसे ही मैंने खिड़की को बंद करने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ अंदर कर दिया। अब खिड़की पूरी बंद तो नहीं हुई थी क्योंकि उसका हाथ अंदर था और बाजू अंदर, कोहनी तक उसका बाजू अंदर आ गया था। और खिड़की मैं बंद करने के लिए जोर लगा रहा था। खिड़की बंद नहीं हो सकती थी, अंदर बाजू था, उस कटी हुई लाश का बाजू। इंसान जितना भी बुज़दिल हो, जब उसको जान बचाने की कोशिश करनी होती है, उसको ये पता होता है कि जहां मेरे औसान खता हुए, जहां मैंने हिम्मत हारी तो फौरी तौर पे मैं मर जाऊंगा। तो बुज़दिल से बुज़दिल बंदा भी ऐसे वक्त में, जब उसको पता हो कि कोई भी उसको बचाने नहीं आ सकता, अपनी सर तोड़ कोशिश करता है कि अपनी जान को बचा ले। और मैं यही कोशिश कर रहा था। खिड़की को मैं जोर लगाता जा रहा था, किसी तरीके बंद कर लूँ, लेकिन कैसे बंद होती? उसके बीच में तो उसका बाजू था।
तभी मेरे दिमाग में आया कि हल्का सा खोलूं इसको, शायद ये बाहर खींच ले। और मैंने जोर लगाती उस खिड़की को दोबारा, जैसे ही हल्का सा खोला उसने अपना बाजू, क्योंकि उसके बाजू को दर्द हो रही थी या क्या मुझे नहीं पता, जैसे ही मैंने खिड़की हल्की सी खोली उसने बाजू भी बाहर खींच दिया। मैंने खिड़की ठक करके बंद कर दी और कुंडी लगा दी और चारपाई को उठा के भी उसके आगे रख दिया, खिड़की के आगे। अब मैं अंदर मौजूद था और वो लाश कभी खिड़की के सामने और कभी दरवाजे के सामने आके मुसलसल दरवाजा खटखटा रही थी और मैं अंदर खड़ा कांप रहा था। खूब अंधेरा तो अब नहीं था, अभी भी खिड़की के रास्ते और दरवाजे के जितने भी सुराख थे उनके रास्ते जो अंदर चांदनी रात की रोशनी अंदर आ रही थी, उससे मेरी आंखें अब इतनी काबिल हो गई थी कि मैं देख सकता कि कमरे में कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे और एक चारपाई के, जो मैंने उठा के चारपाई को खिड़की के सामने रख दिया था। और वो अब भी कभी खिड़की को नॉक करती वो लाश और कभी दरवाजे को। और तभी मैंने देखा कि वो जो दरवाजे और खिड़की के साथ जो दीवारें थीं, जो पक्की थीं, ईंटों की बनी हुई थी, सीमेंट नहीं था, मट्टी से लगाई जाती हैं देहातों में, अब सीमेंट है। पहले वो लोग मट्टी की मतलब ईंट को ईंट चिपकाने के लिए मट्टी का इस्तेमाल करते थे। तो वो मैंने देखा अपने उस बड़े बड़े नाखूनों से दीवारों को वो लाश खुरच रही है, ऐसे नाखून मार रही है दीवारों पे कि खुरचने की आवाज आ रही है। कुछ देर खड़ी वो लाश खुरचती रही और उसके बाद फिर से उसने दरवाज़ा खटखटाया, दूसरी तरफ से दरवाज़ा खिड़की को जाके खटखटाया, खुरचा दीवार को, और मैं अंदर खड़ा रहा। काफी देर दरवाजे को खटखटाने के बाद खामोशी छा गई। ऐसे लगा जैसे वो लाश चली गई हो, मायूस होके कि अब तो ये अंदर कैद हो गया है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। हवा रुक चुकी थी, शदीद हब्स हो चुका था और जिस कमरे में अंदर मैं खड़ा हुआ था उसके अंदर तो इतना शदीद हब्स था जो अभी तक मुझे महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे ऊपर खौफ तारी था, मैं भागा था, सांस चढ़ा हुआ था और अब इतना हब्स हो रहा था कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही अंदर खड़ा रहा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मेरा सांस नहीं आएगा। मुझे जान को तो बचाना है, वो जो बला भी है जो उस जिस्म पे कब्जा कर चुकी है वो जा चुकी है। काफ़ी देर हो गई, आधा पौना घंटा हो गया, वो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही और मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकलना है। अभी भी अगर मैं निकलूं और भागता हुआ मस्जिद तक पहुंच जाऊं तो मेरी जान बच सकती है। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि हाँ मुझे बचाना है, वरना उससे तो जान बच गई है, अंदर कैद हूं, इस गर्मी से मर जाऊंगा, हब्स से मर जाऊंगा। मैंने दरवाजे की कुंडी को खोल दिया। जैसे ही कुंडी को खोला, डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा बाहर बिल्कुल खामोशी है। कहां है वो बला, कहां है वो लाश? मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, इस तरह की अगर आती है तो मैं भाग के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन वो नहीं नजर आई। खड़े खड़े पूरा 1 मिनट गुजर गया। 1 मिनट इतना भारी था जैसे 1 साल हो गया हो। दूसरा मिनट गुजर गया, यहां तक कि जब तीसरा मिनट भी गुजर गया तो मुझे लगा कि अब मुझे भागना चाहिए, वो नहीं है। अगर बला होती तो मैं 3 मिनट से यहां खड़ा हूं तो आ चुकी होती, वो लाश मेरा पकड़ चुकी होती। मैंने एकदम से दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते अभी इस मकान से थोड़े ही फासले पे मैं गया था कि एकदम से मेरी कमर पे किसी ने पीछे अपना हाथ रखा और जैसे ही मुझे अपनी कंधे पे, जैसे ही मुझे अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ तो एकदम जो मैं भाग रहा था, भागते भागते डरते डरते मैंने गर्दन को मोड़ के जैसे ही देखा तो वही लाश मेरे पीछे थी और उसी का हाथ ही मेरे कंधे पे था। और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा, उसी वक्त उसी हाथ ने जो मेरे कंधे पे था उसने अपना हाथ उठाया और उसी हाथ से मुझे धक्का दिया और मैं मुंह के बल नीचे जा गिरा। क्योंकि मैं दौड़ रहा था और दौड़ते हुए मैंने उसको देखा था और उम्मीद नहीं थी वो इस तरह मुझे धक्का देगी, और उसने जैसे ही धक्का दिया था कि मैं मुंह के बल नीचे जमीन पे जा गिरा, मुझे चोटें लगी। लेकिन मैं जैसे ही सीधा हुआ तो इतनी देर में वो लाश उड़ती हुई बिल्कुल मेरे सामने आ गई और इस अंदाज में वो पूरा वजूद, जिसकी टांगें वहां पड़ी हैं, जो आधा धड़ है, जिसके हाथ हैं, बाजू हैं, गर्दन है, सर है, लेकिन टांगों वाला हिस्सा नहीं है, वो वजूद मेरे ऊपर आकर बैठ गया।
वो वजूद ना सिर्फ मेरे ऊपर आके बैठ गया, बल्कि मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। उसका वजन इतना ज़्यादा था कि मेरा सांस घुटना शुरू हो गया, सांस बंद होना शुरू हो गया और मुझे लगा अब मैं बच नहीं सकूंगा, ये मुझे मार देगी। उसका वजन इतना ज़्यादा, उसने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ वजूद मेरे ऊपर आके बैठा था और मेरी जान निकल रही थी। ऐसे लगता था जैसे कोई पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया गया हो। और जब आपका सांस बंद होना शुरू हो जाए तो मौत बिल्कुल आपको करीब महसूस होती है। अब मौत मुझे बिल्कुल ऐसे लग रही थी अब चंद सेकंड के अंदर मैं मर जाऊंगा। लेकिन एकदम से दिल और दिमाग में ख्याल आया, इंसान जब मरने लगता है तो आखिरी कोशिश जरूर करता है, मुझे एक दफा इसको धक्का तो देना चाहिए। मौत तो वैसे ही आ रही है, मरने से पहले एक बचने की आखिरी कोशिश तो करनी चाहिए। ये जैसे ही ख्याल दिल में आया, मैंने दोनों हाथ वो मेरे सीने पे बैठे हुए उस लाश के ऊपर रखे और जोर से उसको धक्का दिया। पता नहीं मेरे अंदर कहां से इतनी हिम्मत ताकत आई कि वो वाकई मेरी वजूद से उड़ के दूर जा गिरा। बाकायदा गिरने की उसकी आवाज आई और एकदम से मैं छलांग मार के खड़ा हुआ और भागता हुआ वापस उसी कमरे के अंदर चला गया। कैसे मुझे टाइम मिल गया उठने का और भागने का कि मैं कमरे के अंदर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझे सांस चढ़ी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बच गया हूं, फिर से मेरी जान बच गई है। इसका मतलब है मुझे हिम्मत नहीं हारनी। अगर अपनी जान को बचाना है तो मुकाबला करना होगा। जहां मैं हिम्मत हारूंगा मारा जाऊंगा। और मैं मुकाबला करने के लिए तैयार था। अब मैं कमरे के अंदर मौजूद था, मेरे पास कोई हल नहीं था। अब मैं क्या करूं सिवाय इसके कि इंतज़ार करूं वो फिर से कमरे के बाहर वो लाश आएगी। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी ही देर के बाद वो लाश फिर कमरे के बाहर खड़ी दरवाजे को खटखटा रही थी और थोड़ी देर के बाद खिड़की को खड़ी खटखटा रही थी। मैं अंदर मौजूद था। अब भी घुटन थी, अब भी अंदर हब्स था, जान निकल रही थी। लेकिन यह पता था बाहर भी मौत है, अंदर भी मौत है। मैं क्या करूं कि उसी वक्त मुझे महसूस हुआ वो जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रही है लाश, कभी खिड़की को कभी दरवाजे को खटखटाती है, एकदम से खामोशी हो गई है। मैं परेशान हो गया, फिर ये कहाँ चली गई कि उसी लम्हे आवाज़ आई ऊपर छत के ऊपर जैसे किसी ने छलांग मारी हो। धड़म की आवाज़ आई और वो तो बिल्कुल मामूली सी कच्ची बनी हुई छत थी जो गिर सकती थी और उस पर किसी की छलांग मारना तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। पूरी छत हिल के रह गई और मेरी जान निकल गई। अब मुझे लगा कि वो जो खुरचना था बाहर, वो जो ईंटों को वो लाश खुरच रही थी अपने नाखूनों से, अब वो ऊपर छत को खुरच रही थी। कच्ची बनी हुई मट्टी का लेप दिया जाता है इन छतों पे, कच्ची छतें होती हैं। वो उस छत को अपने नाखूनों से खरोच रही थी और खरोचते हुए मुझे लगा कि अब बचना बहुत मुश्किल है। बाहर भागूंगा तो ये लाश पकड़ लेगी, क्योंकि अब मिट्टी नीचे गिरना शुरू हो गई थी, जो इस बात का इजहार था कि वो ऊपर खोद रही है और इतनी कच्ची ये छत है किसी लम्हे भी वो अंदर आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि एकदम से एक बड़ा सा उस छत का हिस्सा नीचे गिरा और बड़ा सा सुराख हो गया और वो जिस्म जैसे ही नीचे उतरा एक रोशनी सी फैल गई। उसकी आंखें अब लाल सुर्ख नहीं सफ़ेद सी थीं और उसकी सफ़ेद आंखों में से एक रोशनी निकल रही थी। उसके वजूद से भी एक रोशनी थी। उस घुप अंधेरे के अंदर बिल्कुल रोशनी हो गई थी। वो लाश अब नीचे आ गई थी। अब मेरे पास तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब मैं करूं तो क्या करूं। उसी वक्त जब इंसान मरने के करीब होता है तो उसको खुदा याद आता है। उसी वक्त एक सामने गांव के लोग नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला अपना रखते हैं। खजूर के जो पत्ते होते हैं, चटाई जिस तरह की बनाई जाती है, उसी चटाई की तरह का एक मुसल्ला भी होता है। मैंने देखा दीवार पे एक मुसल्ला लटका हुआ है। अब रोशनी बहुत क्लियर थी। मैंने जल्दी से वो मुसल्ला उतारा नमाज पढ़ने के लिए। वो मुसल्ला उसको कहते हैं, जाए नमाज जिस तरह होती है उनको मुसल्ला बोलते हैं। मैंने नीचे ज़मीन पे बिछाया और सजदे वाले अंदाज में मैं उसके ऊपर बैठ गया। एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, अब क्या करूं। कि उसी लम्हे मेरे वजूद को कमर से आके उसके दोनों हाथों ने पकड़ लिया और जैसे ही मेरे कमर को उसके दोनों हाथों ने पकड़ा तो उसी लम्हे मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरी जेब के अंदर एक गत्ते के ऊपर लिखी हुई आयतुल कुर्सी है जो अमूमन हर वक्त मैं अपनी जेब में रखता था।
कागज़ होते, बाकी चीज़ें होती, तो उसके साथ आयतुल कुर्सी मैं अमूमन रखता था, ये मेरी पुरानी आदत थी। एकदम से मेरे ख़्याल में आया मेरी जेब में आयतुल कुर्सी है, और मैंने एकदम से उस अपनी जेब में हाथ डाला और गत्ते पे लिखी हुई, पुराने दौरों में आज भी अब तो किताबें मिलती हैं छोटी-छोटी, पहले गत्ते के ऊपर, उसके ऊपर वो एक प्लास्टिक चढ़ी होती थी, आयतुल कुर्सी मिलती होती थी। मुझे याद है जब हम छोटे थे हमारे घरों में भी लगी होती थी। तो वो गत्ता मैंने आयतुल कुर्सी जैसे ही निकाली, अपने हाथ में पकड़ी, तो उसके हाथों ने मुझे छोड़ दिया, और मुझे लगा कि इसने आयतुल कुर्सी की वजह से मुझे छोड़ा है। और उसी वक्त वो लाश फिर से मेरे सामने थी और मेरे करीब आने लगी, तो मैंने हाथ में पकड़ी हुई आयतुल कुर्सी इस अंदाज में उसके सामने की कि जैसे ही वो लाश मेरे करीब आई तो वो रुक गई और करीब नहीं आ सकी। मैंने आंखें बंद कर ली, आयतुल कुर्सी मेरे हाथ में थी और वो मेरे करीब आ रही है, मुझे मौत नजर आ रही, मैंने आंखें बंद कर ली कि मौत का वक्त आ गया है। लेकिन देखा वो मेरे करीब आके कहां रुक गई है, तो मैंने डरते डरते आंखें खोली, तो देखा वो लाश सामने लहरा रही है लेकिन करीब नहीं आ पा रही। वो करीब आने की ऐसी हल्की सी कोशिश करती है, ऐसे लगता है जैसे उसको धक्का सा पड़ा है, और पीछे चली जाती है। फिर जोर लगा के आगे आती है, उसको धक्का सा पड़ता है, पीछे चली जाती है। मुझे एहसास हुआ मेरे हाथ में पकड़ी हुई आयतुल कुर्सी उसको आगे नहीं आने दे रही। और उसी वक्त एक और मंजर मैंने देखा कि उस लाश की सबसे पहले आंखें उसके चेहरे से अलग हो गईं। आंखों के अंदर ये जो बड़े बड़े दो हैं, ये दोनों निकल के बाहर आ गए। अब लाश सामने खड़ी है और उसकी आंखें निकल के उसके सामने हैं, और उसी में मैंने देखा उसका नाक भी उसके मुंह से अलग होके सामने आ गया। उसी लम्हे उसके होंठ भी उसके चेहरे से अलग होके सामने आ गए। उसके कान चेहरे से अलग हुए, सामने हवा में उड़ना शुरू हो गए। उसके चेहरे पे जितने भी बाल थे वो उसके चेहरे से अलग होके ऊपर उड़ना शुरू हो गए। उसके दोनों बाजू भी उसके जिस्म से अलग होके जिस्म हवा में उड़ना शुरू हो गए। उसकी गर्दन धड़ से और ऊपर सर से अलग होके उड़ना शुरू हो गई, और उसके वजूद का एक एक हिस्सा जितना भी था, टांगे तो वहां पे थी, नीचे वाला धड़, जो ऊपर वाला धड़ था, वो सब का सब पार्ट्स में बदल चुका था। हर चीज अलग हो चुकी थी। नाक, कान, आंखें, बाल, हाथ, नाखून तक हवा में उसके लहरा रहे थे, और वो गोल गोल घूमना शुरू हो गए। वो सब के सब पार्ट्स जितने भी थे, इसमें पूरा एक पेट भी था, वो गोल गोल घूमना शुरू हो गए। मैं उस जाए नमाज पे, उस मुसल्ले पे बैठा देख रहा हूं। एक रोशनी है, उसकी ही वजह से रोशनी थी, और एक वही रोशनी में उसके पूरे जिस्म के हिस्से गोल गोल घूम रहे हैं और मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम से जैसे कोई चीज उनको पीछे पुश कर देती है। और उसी वक्त एक कहके की आवाज सुनाई दी। उन उड़ते हुए हिस्सों में से कहका आना शुरू हो गया, और कहके की आवाज सुनाई देती रही। वो गोल गोल घूमते रहे। मैं आयतुल कुर्सी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ के बैठा रहा। वो घूमते रहे कि मैंने एकदम देखा कि वो फिर से जुड़ना शुरू हो गए हैं, और जहां जहां पे जो हिस्से लगे हुए थे वो हिस्से वापस लगना शुरू हो गए, और एकदम से वो लाश दरवाजे के पास जाकर गिर गई। और जैसे ही गिरी है तब मेरी आंखों ने देखा एक सुर्ख रंग की साया था। सुर्ख रंग का साया उसके मुंह के जरिए बाहर निकला, और बाहर निकलते ही दरवाजे के बाहर चला गया। और उसके बाद मैंने देखा उसी धड़ को किसी ने उठाया हो, जैसे वो मुर्दा धड़ जो ऊपर वाला था उसको किसी ने उठाया हो, और उठा के उसको उड़ाता हुआ उस टूटी हुई छत के रास्ते ऊपर ले गया। पहले उसके मुंह से कोई चीज निकल के एक साया टाइप से अब बाहर चला गया, और कोई चीज फिर बाद में उसको उड़ा के उसी छत के टूटे हुए हिस्सों से बाहर ले गई, और मुझे लगा शायद मैं बच गया हूं। मैं उसी जाए नमाज पे बैठा रहा, कांप रहा था, बेइंतहा खौफजदा था। मुझे कोई होश तक नहीं था कि कब मैं चीखता रहा हूं, मेरे मुंह से कब कब चीखें निकली हैं। मुझे खुद तक मैं ऐसा हवास बाख्ता हो गया था कि मैंने चीखें मारी थी, मुझे कोई होश नहीं था। कि थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, ठक 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 ठक। मैं चौंक गया। फिर क्या हुआ कि बाहर गांव के एक शख्स की आवाज आई, कौन है अंदर, कौन चीख रहा है, किसको मदद की जरूरत है। मुझे आवाज ये जानी पहचानी लगी, और मैं डरते डरते उस जाए नमाज से उठा और दरवाजे के करीब जाके झांका तो बाहर गांव के चाचा
गुलाम रसूल मौजूद थे। मैं उनके देखते ही पहचान गया और कुछ और लोग भी वहां पे खड़े थे। मेरी जान में जान आई। शायद मेरी चीखों पुकार से वो लोग मदद के लिए पहुंच गए थे। मैंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो चाचा गुलाम रसूल बाहर खड़े थे और उनके पीछे भी गांव के कुछ लोग खड़े थे। और मैं हैरान इस बात पे था, कुछ औरतें भी मेरी मदद को आ गई थी। मैंने कहा, शुक्र है चाचा आप आ गए, मैं आज मरते मरते बचा हूं। और मैं पीछे आना शुरू हो गया और वो चाचा अंदर नहीं आ रहे। मैं उनसे कह रहा हूं, चाचा अंदर आए ना, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहे। वहीं पे खड़े कह रहे हैं, बेटा तुम बाहर आओ, अंदर बहुत हब्स है। हां, अंदर बहुत हब्स है। और मैं एकदम से दरवाजे के जैसे ही पास किया, चाचा गुलाम रसूल के जैसे ही करीब गया, तो एकदम से ऐसे जैसे किसी ने उनको धक्का दे दिया हो, ऐसे वो 2 कदम तेजी से पीछे हट गए। मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा, ये पीछे क्यों हटे हैं, क्या हुआ है? तो कहते हैं, आओ 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 हमारे साथ, ये तुम्हारे पास क्या है, इसको रख दो, इसको छोड़ दो। मैं तो अभी तक चौंका हुआ था कि इनको झटका किस चीज का लगाई। जिस तरह वो लाश मेरे पास आने की जोर लगा के कोशिश करती थी और कोई चीज को पीछे धक्का दे देती थी, ऐसे ही जब उनको धक्का लगा तो मैं चौंक सा गया। और फिर वो मुझे कह रहे थे, इसको रख दो, इसको छोड़ दो। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई आयतुल कुर्सी की तरफ देखा और ऐसे करके कहा, इसको। और जैसे यूं किया उनकी तरफ, इसको, तो वो एकदम और पीछे हुए। तो मैंने कहा, ये क्या है? तो उसको मैंने अपने सीने से लगा दिया। मैंने कहा, नहीं, मैं इसको तो नहीं हटा सकता, इसी की वजह से तो मेरी जान बची है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको नहीं हटाऊंगा। तो उसी वक्त गुलाम रसूल की आवाज एकदम से भारी भरकम हो गई और साथ खड़े मर्द और औरतों ने कहके लगाने शुरू कर दिए। उनके चेहरे भयानक हो गए और गुलाम रसूल मुझे गुस्से से कह रहा था, इसको अभी फेंक दे, नहीं तो तेरे अभी यहां पे हम तेरा हशर नशर कर देंगे, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और वो औरतों की आवाज ऐसी चीख, ऐसी भयानक, ऐसी दर्दनाक हो गई थी कि उनके चेहरे इतने डरावने हो गए थे, मर्दों के भी, और वो हंसते जा रहे थे मेरे ऊपर कि मुझे इतना पता था कि जब तक मेरे पास ये आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, ये मेरे करीब नहीं आ सकते। मैंने इसको सीने से लगा के पीछे हटना शुरू कर दिया। अब वो मेरी तरफ आ रहे थे, क्योंकि मैं दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वो मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन करीब फिर भी नहीं आ पा रहे थे। मैं आराम से दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया, दरवाजे को इस अंदाज में बंद किया कि आयतुल कुर्सी मेरी मुट्ठी में बंद रहे, और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। और मैंने कहा, नहीं, ये मेरे पास ही रहेगी, इसी ने मेरी जान बताई है, तुम शैतानी ताकते हो, मैं इसको नहीं दूर कर सकता। और फिर मैं आके उसी मुसल्ले पे बैठ गया। अब वो सारे मिलके उस कमरे के बाहर नाखूनों से खुरच रहे थे, दरवाजा खटखटा रहे थे, खिड़की को खटखटा रहे थे, लेकिन अंदर नहीं आ पा रहे थे। अब वो सुराख ऊपर से जो छत को तोड़ा गया था, वो सुराख खुला हुआ था, लेकिन वहां से भी वो नहीं आ रहे थे। मैं बैठा रहा, खुदा के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। ऐसा गिड़गिड़ाया और ऐसी खुदा से मांगना शुरू किया कि उसी लम्हे मुझे याद आया कि मैं नमाज कभी कभी तो पढ़ लेता हूँ, मुस्तकिल नहीं पढ़ता। मैंने कोई आयत का विर्द क्यों नहीं किया? अब शायद दिमाग मेरा खुलना शुरू हो गया था। मेरी ज़िंदगी का ऐसा पहला खौफनाक वाक़या था जिससे मेरा दिमाग ही माऊफ हो गया था कि आयतुल कुर्सी तो मेरे पास है, तो मैं पढ़ क्यों नहीं रहा। तो मैंने उसी आयतुल कुर्सी को हाथ में पकड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो बाहर की जितनी भी आवाज़ें थीं, वो जो खुरचने की, दीवारों को, ईंटों को खुरचने की आवाज़ें, दरवाज़ों को, खिड़की को खटखटाने की आवाज़ें, वो बंद होना शुरू हो गई। वो जो छतों पे दौड़ रहे थे, छतों पे चलने की आवाज़ हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती 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 बिल्कुल ख़त्म हो गई। और मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। कब सुबह हुई मुझे पता ही नहीं। मैं ऐसा दीवानगी के आलम में पढ़ता रहा कि कोई मुझे होश नहीं रहा कि एकदम से बाहर दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। और जैसे ही दरवाज़ा किसने खटखटाया तो एकदम से मैं चौंका और बाहर की तरफ देखा तो बाहर रोशनी थी, सुबह हो चुकी थी। और मेरे दिल से आवाज़ आई, बला टल चुकी है। मैं उठा और आवाज़ दी, कौन? तो वही सेम आवाज़ थी चाचा गुलाम रसूल की, मैं हूं, ये दरवाज़ा अंदर से किसने बंद किया है? तो मैंने फिर से आयतुल कुर्सी को अपने हाथ में मुट्ठी में पकड़ लिया और डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो अकेला उसी गांव का गुलाम रसूल खड़ा था, उस गांव का बुजुर्ग। मुझे देख के बोला, मास्टर साहब, आप सब खैर है ना? आप इधर कमरे में क्या कर रहे हैं? तो मैंने यूं आयतुल कुर्सी उसके सामने कर दी।
उसने कहा, हाँ ये आयतुल कुर्सी है, अल्लाह का कलाम है, क्या हुआ है, आप परेशान हैं, सब खैरियत है ना? मैंने उनके और करीब किया कि ये पीछे जाते हैं, तो उन्होंने हाथ लगा के उसको चूम लिया कि क्या हुआ है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं किसी इंसान के साथ खड़ा हूं और मेरी हालत अजीब थी। मैंने जितनी जल्दी हो सकता था उनको सारा वाकया सुनाया और उनसे कहा, रात ये वाकया हुआ था। वो बोले, कहाँ है लाश? मैंने कहा, आए मेरे साथ। वो बोले, रुके, पहले आप इधर रुकें, मैं कुछ गांव वालों को बुला के लाता हूं। वो जल्दी से वापस गए, गांव के कुछ लोगों को अपने साथ बुला के ले आए। मैं अंदर ही इंतजार करता रहा। जब वो पहुंच गए तो बोले, आइए बाहर। मैं बाहर निकला और हम लोग चलते हुए उसी जगह पे पहुंचे रात जहां पे हादसा हुआ था। तो मैंने देखा वो लाश अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद थी जैसे हमने उसको आखिरी टाइम रखा था। उसका नीचे धड़ पड़ा था और ऊपर वाला हिस्सा जैसे हमने पहली दफा उसको उठा के रखा था, कटने के बाद उठा के एक जगह पे रखा था, उसी जगह पे ये वो लाश मौजूद थी। और मैंने उनको वाकया सुनाया कि रात इस तरह ये हादसा हुआ है, लेकिन उसके बाद ये लाश मेरे पीछे लग गई थी। वो हैरान हुए कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई लाश आपके पीछे लग गई हो, लाश इस तरह पीछे नहीं लगती। मैंने कहा, यकीन करें मेरी बात का। वो बोले, आपको शायद कोई ख्वाब आया होगा, आप डर गए होंगे, कोई वहम आया होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा, ये हुआ है, आए मेरे साथ। मैं उनको लेके गया और उस कमरे के छत को दिखाया जो ऊपर से एक जगह से टूटी हुई थी, और बाहर ईंटों पे भी खराशों के निशान थे, दरवाजे पे भी खराशों के बाहर से निशान थे, और अंदर खून के बकायदा थोड़े से छींटे भी दीवारों पे मौजूद थे। वो देख के चौंक गए कि ये क्या है। मैंने कहा, ये वही कुछ है जो मेरे साथ होता रहा है। और उसके बाद बाकी भी गांव के लोग जमा होना शुरू हो गए। जहां जहां पे इतला जा रही थी कि किसका प्यारा है, सब ने देख के उस लाश को कहा, हम इसको नहीं जानते, ये इस गांव का बंदा नहीं है। तो बाकियों को इतला दी गई, क्या किसी के घर में कोई मेहमान आया हुआ है जो रात से गायब हो, तो वो आके देखे। तो गांव के जितने भी कोई अगर मेहमान आए थे वो अपने अपनी जगहों पे मौजूद थे। उन्होंने कहा, नहीं, किसी का कोई मेहमान नहीं है, कोई इस लाश को नहीं जानता। लेकिन वो जो ड्राइवर यहां से गया था, ट्रेन का ड्राइवर, उसने जाके अगले 2-3 स्टेशनों पे इतला कर दी थी कि ऐसे हादसा हुआ है, अगर कोई पता ढूंढता हुआ है, अपने बंदे को ढूंढता हुआ है, तो उसको बता दें पीछे इस तरह का हादसा हो चुका है। तो उन्हीं स्टेशनों में से ही एक का नौजवान गायब था और उनको बताया गया कि फलां स्टेशन पे उसका हादसा हुआ है। वो जैसे कैसे दिन के तकरीबन 3-4 बजे तक पहुंच गए। जब ये सुबह चाचा गुलाम रसूल और ये गांव के लोग मेरे पास आए, अब अगली ट्रेन के आने में अभी 2-3 घंटे बाकी थे। मैंने अगली ट्रेन को भी रवाना किया क्योंकि मैं अकलौता बंदा था, ड्यूटी तो मुझे देनी थी। मुझे छुट्टियां भी इसलिए नहीं मिलती थी कि उन दिनों में कि और बंदा कोई नहीं था, मैं अकेला बंदा था, और मैं चला जाता तो ट्रेन का हादसा हो जाता था, मुझे छुट्टी भी नहीं मिलती थी। खैर, वो लोग आ गए और उन्होंने आगे देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ, ये हमारा बंदा है, और उन्होंने कहा, हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे। खुदकुशी की क्या वजह थी कोई नहीं जानता था। वो उस अपनी लाश को कपड़ों में लपेट के अपनी उस मैयत को ले गए। लेकिन उस रात मैं अपने कमरे में सोया नहीं, मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ था, मैं इबादत के लिए खड़ा हुआ था, उस शुक्र अदा करने के लिए कि मैंने इतना बड़ा हादसा देखा है, ऐसा बड़ा मंजर देखा है, खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बचा ली है। मैं गिड़गिड़ा के रोया और खुदा से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे हिदायत मिल गई है, मैं हमेशा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा, मैं बदल जाऊंगा। तूने मुझे बदल के रख दिया है, तूने मेरी जान बचाई है। मैं जितना तेरा शुक्र अदा करूं कम है। वो कितनी खौफनाक और भयानक शक्लों वाली औरतें और मर्द थे जो मुझ पे हंस रहे थे, जिनकी शक्लें बहुत भयानक थीं। और मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत आई है, अल्लाह तेरी मदद से आई है, वरना मैं मर चुका होता। तूने मुझे नई ज़िंदगी दी है। और उस रात के बाद मैं ऐसा सुकून की नींद सोया कि उसके बाद मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। वो मेरी ज़िंदगी को ऐसा मोड़ आया था जिसने मुझे इतना बदल दिया था, इतना चेंज कर दिया था। उसके बाद फिर मैं ऐसा चेंज हुआ कि ज़िंदगी में कई हादसात हुए, कई वाक़यात हुए, जिन्नात को फिर भी मैंने देखा, लेकिन खुदा जानता है कभी डर नहीं लगा। उस रात को जो कुछ मैंने देखा था उसने मेरे अंदर से डर ही निकाल दिया था। मैं मरते मरते बचा था, लेकिन उस मरने ने, उस बचने ने, उस रात ने मेरी पूरी ज़िंदगी को ऐसा बदला कि फिर कभी खौफ नहीं आया। वो भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। हाँ, जो उस लाश के अंदर जिस मखलूक ने कब्ज़ा किया था वो शैतानी मखलूक थी। कभी भी नेक जिन्नात किसी मुर्दा वजूद के अंदर
दाखिल नहीं होते, उस पर कब्ज़ा नहीं करते। जो भी शैतानी ताकतें होती हैं, जब भी किसी मैयत को, किसी लाश को अकेला देखती हैं, अगर उसके पास कोई ना हो तो उसके जिस्म पे कब्ज़ा कर लेती हैं। अगर मैं भी जागता रहता, ना सोता, तो शायद वो उसके जिस्म पे कब्ज़ा ना कर सकती। जब मैं सो गया तो उन्होंने, उस शैतानी ताकतों ने उस लाश के जिस्म पे कब्ज़ा कर लिया था।